हेलो एवरीवन, बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं। बांग्लादेश भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत ही महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल पावर है, जो कि छोटा सा देश है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति जो है वो इसको दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच में ब्रिज बनाती है। इंडियन ओशन में अगर स्टेबिलिटी चाहिए और ट्रेड के लिए भी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बनता है बांग्लादेश। जियोपॉलिटिकल जो इसकी स्टेटस है, जो इसका लोकेशन है, लोकेशन ही इसको बहुत इम्पोर्टेंट बताता है। अब बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी में एक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहीं से भी आएंगे अगर बांग्लादेश से नहीं जाते हैं तो थोड़ा डिस्टेंस बढ़ जाता है। भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके लिए आवश्यक है, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों से कहीं भी जाने के लिए अगर हम सी का उपयोग करते हैं तो उसके लिए बांग्लादेश से होके ही जाना पड़ेगा। तो इस वजह से अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ एक्सेस चाहिए तो अमेरिका और चीन जैसे देशों के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है बांग्लादेश के साथ एक्सेस रखना। और ज्योग्राफिकली ये इतना ज़्यादा यूनिक है और इसकी हिस्ट्री जो है वो भी इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो 20 डिग्री 34 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 38 मिनट उत्तरी अक्षांश में इसकी स्थिति है। और देशांतर में देखते हैं तो 88 डिग्री 1 मिनट पूर्वी देशांतर से 92 डिग्री 41 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इसके उत्तर में, पश्चिम में और पूर्व में तीन तरफ से जो है भारत ने इसको घेरा हुआ है। दक्षिण पूर्व में देखते हैं हम म्यांमार आ रहा है और साउथ जो है पूरा का पूरा बंगाल की खाड़ी है। तो इनकी जो साउदर्न बॉर्डर है वो पूरा कोस्टल बॉर्डर। लैंडफॉर्म अगर देखते हैं तो लैंडफॉर्म में 80% जो है बांग्लादेश का हिस्सा निचला और समतल है और जलोढ़ है, क्योंकि बहुत सारी नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले जो है बांग्लादेश से होकर गुजरती हैं। गंगा नदी को यहाँ पे आने के बाद पद्मा कहा जाता है, ब्रह्मपुत्रा को यमुना कहा जाता है और मेघना नदी, ये तीनों मिल के बांग्लादेश में इतना बड़ा विशाल डेल्टा बनाते हैं, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यही है डेल्टा से रिलेटेड मैदान, और देश का अधिकांश भाग जो है यही जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ। इसके अलावा चटगांव का एक थोड़ा सा पहाड़ी इलाका भी है, दक्षिण पूर्व में स्थित पहाड़ी इलाका, जो देश का लगभग 12% कवर करता है। और मोदोक और मुअल जो है यहाँ की हाईएस्ट पीक्स है। इसके बाद छोटा छोटा पठारी क्षेत्र भी है इसमें, जैसे बारिंद और मधुपुर ट्रैक्ट, ये थोड़ा सा पठारी क्षेत्र है। बांग्लादेश को नदियों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नदियाँ जो है यहाँ से होके गुजरती हैं। अगर टेम्परेचर की बात देखें तो यहाँ पे जो है ट्रॉपिकल मानसूनी वेदर है, क्लाइमेट है, और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। तो गर्मियों में काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ती है, खूब बारिश होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। बाढ़, चक्रवात और तूफान जो है यहाँ पे आता ही रहता है, क्योंकि ये कोस्टल एरिया है और सारी नदियाँ यहाँ से गुजरती हैं, तो फ्लडेड रहता है। इसकी वजह से यहाँ पे मार्शी लैंड भी काफ़ी ज़्यादा। अगर हम इसकी जियोपॉलिटिकल हिस्ट्री को देखते हैं तो ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था पहले। ब्रिटिश काल में ये भारत का बंगाल प्रांत का हिस्सा था, और जब 1947 में अंग्रेज जाने लगे तो उन्होंने भारत के 3 टुकड़े कर दिए, और ये 2 टुकड़े जो थे पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान जो है वो एक कंट्री थे। बाद में पूर्वी बंगाल जो है, ये पूर्वी पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बन गया। ये पश्चिमी पाकिस्तान से लगभग 1100 माइल जो है 1800 किलोमीटर दूर था। बीच में भारतीय क्षेत्र पूरा आ रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव कठिनाइयाँ होती थी। और 1971 में लैंग्वेज के आधार पे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक असमानताओं को लेकर पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा तनाव हुआ, और इसमें इंडिया का रोल आप सबको पता है अहम भूमिका रही थी। 1971 में मुक्ति संग्राम हुआ, और भारत की मिलिट्री इंटरवेंशन के बाद बांग्लादेश जो है वो एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। तो जियोपॉलिटिकली जो है इसीलिए भारत के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ म्यांमार के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, व्यापार के लिए भी, कनेक्टिविटी के लिए बहुत
ज़्यादा ज़रूरी है इसका इम्पोर्टेंस। 4096 किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा है इसकी बांग्लादेश की भारत के साथ, जो कि अगर वर्ल्ड में किसी और देश से कंपेयर करते हैं तो दुनिया की सबसे 5वीं सबसे बड़ी बॉर्डर है किसी भी कंट्री के साथ। इकोनॉमी वाइज देखते हैं तो बांग्लादेश दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में है, मतलब बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है, लेकिन इसका ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रहा है। और मेनली जो है यहाँ पर टेक्सटाइल है, बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं और एग्रीकल्चर। तो कुल आय का जो निर्यात में अगर हम देखते हैं टेक्सटाइल का 84% जो इनका टेक्सटाइल्स जो है मतलब टोटल एक्सपोर्ट का पार्ट है। और जीडीपी जो है इनकी काफ़ी जल्दी डेवलप हुई है और प्रति व्यक्ति जो है 2020 में बल्कि भारत से भी ज़्यादा हो गई थी। प्रवासी बांग्लादेशियों से आने वाला जो पैसा है वही इनका फॉरेन करेंसी का सबसे बड़ा स्रोत। प्राकृतिक संसाधन की बात करते हैं तो जो इनका ज्योग्राफिकल सिचुएशन है, जो डेल्टाई क्षेत्र है और मार्शी लैंड है, वही इनके लिए सबसे ज़्यादा रिसोर्स का भी साधन बनता है। और ये सुंदरवन डेल्टा जो है दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट का के नाम से जाना जाता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इकोसिस्टम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये इकोनॉमिक क्षेत्र भी है। क्षेत्रीय जो रीजनल इनका कॉन्टैक्ट है वो सार्क देशों से है और बिम्स्टेक क्षेत्रीय मंचों में बांग्लादेश जो है उसकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और इसलिए रीजनल यूनिटी के लिए और आपसी कोऑर्डिनेशन के लिए बांग्लादेश का इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। अगर भारत से की बात करें तो भारत का साउथ एशिया में जो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है वो बांग्लादेश से है और इसलिए जियोपॉलिटिकल जो लोकल जियोपॉलिटिक्स है उसमें बांग्लादेश की भूमिका एक महत्वपूर्ण बात बन जाती है। तो इसलिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है या बांग्लादेश का बाकी देशों से क्या रिलेशन है ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो बांग्लादेश के अंदर भी जो है स्टेबिलिटी ज़रूरी है रीजनल स्टेबिलिटी के लिए और बांग्लादेश के साथ भारत की क्या दोस्ती है या क्या संबंध है वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी आवश्यक है क्योंकि हमारा बॉर्डर जो है वो काफ़ी लंबा है आपस में, विशेषकर सीमा सुरक्षा और टेररिज्म से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो है बांग्लादेश के साथ हमारा रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन रहना, बैलेंस में रहना ज़रूरी है। अब अगर हम इंडिया की सिचुएशन देखते हैं तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये सबसे बड़ा है और इसलिए भारत को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अपनी लीडरशिप बनाए रखने की आवश्यकता होती है ताकि जो है नेशनल इंटरेस्ट जो है वो हमारे सेफगार्ड हों और रीजनल स्टेबिलिटी बनी रहे। किसी भी देश के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में जो है शांति हो और स्टेबिलिटी हो उसके लिए पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध होना बहुत ही ज़रूरी है और साथ ही साथ सुरक्षा में भी सहयोग आवश्यक है। और इसलिए भारत का मानना है कि अगर पड़ोसी देशों में शांति और आर्थिक खुशहाली नहीं होगी तो उसका सीधा प्रभाव जो है पूरे क्षेत्र और भारत की अपनी वृद्धि और शांति पर पड़ेगा। और इसलिए भारत जो है सतत प्रयास में रहता है कि पड़ोसी देशों में शांति बनी रहे। यहाँ पर चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में जो प्रभाव है उसकी वजह से भी भारत के राष्ट्रीय हित के लिए ये ज़रूरी है कि बांग्लादेश के साथ हमारा मित्रवत व्यवहार बना रहे और बांग्लादेश के डेवलपमेंट में हम सहयोग करते रहें। भारत अपने पड़ोसी देशों की नीतियों को भी प्रभावित करके इस क्षेत्र में जो है ये पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप को लिमिटेड रखना चाहता है। ज्योग्राफिकली जो है चूँकि भारत का भौगोलिक आकार जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा है और हिंद महासागर में केंद्रीय स्थान है, इसीलिए व्यापार, परिवहन और संचार का केंद्र है और इसके लिए ज़रूरी है कि भारत अपने प्रभाव क्षेत्र में स्टेबिलिटी बनाए रखे। और इकोनॉमिक यूनिफिकेशन भी जो है वो भारत के लिए ज़रूरी है ताकि आर्थिक और एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत जो है ये क्षेत्रीय बाजार की जो रीजनल यहाँ का इकोनॉमी है उसके मार्केट को भी कंट्रोल करना चाहता है, लीडरशिप रखना चाहता है और इससे क्या है भारत के अपने विकास के लक्ष्य भी प्राप्त करने में मदद मिलती है। दूसरी बात जो जल संसाधन है, जल संसाधन का जो है वो उसके लिए रीजनल कोऑपरेशन ज़रूरी है। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं ये जो है फिर बांग्लादेश में जाती हैं तो बांग्लादेश से होकर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
तो इसकी वजह से जल साझाकरण समझौते जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं। और अगर बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं तभी इनका हम लाभ ले सकते हैं, वरना इन समझौतों पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो अपने लोकेशन की वजह से, अपने जियोग्राफिकल सिचुएशन की वजह से ये भारत के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और भारत के आर्थिक और रीजनल इंटरेस्ट को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय उपमहाद्वीप में बांग्लादेश की भूमिका अहम है। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है वहाँ पे राजनीतिक स्थिति में जो अस्थिरता है और एक कार्यवाहक सरकार है और राजनीतिक दलों के बीच का जो संघर्ष चल रहा है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अस्थिरता है, इनस्टेबिलिटी है। तो इसमें भारत की अपनी रणनीति यही है कि द्विपक्षीय संबंध बने रहें और चीन के साथ बढ़ते प्रभाव को भी काउंटर कर पाए और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जो है कोशिश करते हैं। अभी भारत ने शेख हसीना को शेल्टर दिया हुआ है और चूँकि हमारा ये हमेशा से हमारी राजनीतिक पॉलिसी रही है, नीति रही है कि हम शरणागत को शरण देते हैं, इसलिए बांग्लादेश में जारी राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण जो है हमारी सीमा पर काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा बढ़ाई जा रही है और शेख हसीना के निर्वाचन के बाद से और ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है। लेकिन भारत इसको बहुत ही गौर से देख रहा है और चूँकि वहाँ पर नेतृत्व संकट में है और जो आवामी लीग है उसका नेतृत्व संकट में है, बीएनपी काफ़ी कमज़ोर है और बीएनपी पाकिस्तान और चीन के साथ निकटता रहता है, तो ये वहाँ जो इस्लामी समूह है वो इस्लामवादी विचारधारा को बढ़ावा दे रहा है। तो ये सब जो है भारत के लिए महत्वपूर्ण है और इस पर ध्यान रखना भी ज़रूरी है। एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है लेकिन उसके बावजूद भारत जो है वो एक बैलेंस बनाए रखना चाहता है, क्योंकि अभी भारत की स्थिति जो है वो शेख हसीना की वापसी या चुनाव संबंधी मुद्दों पर स्थिर नहीं है। इट्स वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।